हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं शुभम कुमार अपने और आपके प्यार से और सुंदर से यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर स्टडी में फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे फर्स्ट टॉपिक है। आपको इसको सबसे पहले पढ़ना होता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है समझिए। पहले बायोट-सावर्ट लॉ कहता है, देखिए पहले चैप्टर का नाम समझिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब भी किसी कंडक्टर से या फिर करंट किसी भी एलिमेंट से पास करती है तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। मतलब समझिए इस तरह से ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा इसकी चर्चा बायोट-सावर्ट लॉ करता है। ठीक है, जिस तरह से दो रेस्ट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इसकी चर्चा कूलॉम्स ने किया था, उसी तरह से किसी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो उसके कारण ये किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, इसकी चर्चा बायोट-सावर्ट लॉ करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग उसका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, साथ ही साथ उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म भी बताएंगे कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। उसका वेक्टर फॉर्म भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पर। तो मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहता है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ कहता है व्हेन एवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब आगे द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है एट अ पॉइंट ड्यू टू कंडक्टर इज, फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। सबसे पहले आप जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको बी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? बी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते थे, उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। अब ये बात रहा कि अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे बायोट-सावर्ट लॉ, ये किसी खास करंट एलिमेंट का चर्चा करता है। मतलब अब ये नहीं कहा था कि कंडक्टर का शेप कैसा होगा, चाहे वो सर्कुलर हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, सोलेनॉइड के फॉर्म में हो सकता है, कॉइल के फॉर्म में हो सकता है, किसी तरह से भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा था एक करंट एलिमेंट, माने कोई कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट के लिए उसने बताया था। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, हो सकता है ये स्ट्रेट हो सकता है ये सर्कुलर हो। ठीक है, हो सकता है ये जो है सोलेनॉइड के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो बायोट-सावर्ट लॉ है ये केवल एक करंट एलिमेंट के लिए बताया था कि मतलब एक जो है तार का एक छोटा सा टुकड़ा, कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा के लिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए लागू होता है। फिर इसी के हेल्प से हम लोग अलग अलग कंडक्टर का जो शेप होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखिए क्या है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। तो अभी ये करंट एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट के कारण पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस जो बी ना लिख के हम लोग लिखेंगे dB, मतलब ये भी जो है स्मॉल वैल्यू है ना, स्मॉल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जो भी लेंथ ले रहे हैं वो छोटा सा टुकड़ा dl ले रहे हैं। जब आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा टोटल लेंथ, जैसे सर्कुलर होगा तो आप 2πr कर दीजिएगा उसका लेंथ, है ना, तो उस समय वो टोटल उसका लेंथ 2πr। तो अभी जो भी लेंथ ले रहे हैं वो छोटा लेंथ के लिए चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको dB के लिए इसने कहा था बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो ये सभी कंडक्टर के लिए लागू होता है। तो देखिए क्या है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो dB है, देखिए b का छोटा फॉर्म dB एट अ पॉइंट ड्यू टू कंडक्टर इज। तो सबसे पहले आप तो डायग्राम भी समझ लीजिए। देखिए डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि एक कंडक्टर है। ठीक है, इससे करंट जा रही है इधर की ओर। ठीक है, तो करंट जा रही है तो अपने चारों तरफ क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काटती है, dl है ना, छोटा सा टुकड़ा dl। तो इसके कारण यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट है P, तो इसके कारण जो है यहाँ पर देखिए इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये dl है, इससे करंट आई जा रहा है और इसका लेंथ कितना है, इससे डिस्टेंस कितना है r, और यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है ये मान लीजिए आप थीटा। देखिए इससे पे भी डिपेंड करेगा, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप थीटा। तो ये करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप अपने राइट हैंड के अंगूठे को ऐसा रखिए करंट के डायरेक्शन में रख लिए, और इसको आप बाकी जो रेस्ट चार गो है उसको आप बाउंड कीजिए। तो जिधर बाउंड हो रहा है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये किधर बाउंड हो रहा है, अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, यही चीज़ यदि ये बाहर की तरफ होता है तो हम लोग डॉट से दिखाते हैं, ऐसे डॉट,
है ना। तो इसका क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड और डॉट का मतलब होता है इस तरह से गोल करके डॉट दे दे तो आउटसाइड, ठीक है। तो ये दो मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। पहला डिपेंड करता है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो डीबी बनेगा वो इस करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो लेंथ है कंडक्टर का उस पर डिपेंड करे, मतलब यदि लेंथ ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। थर्ड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ मेकिंग एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द पॉइंट। थर्ड नंबर डिपेंड करेगा कि देखिए ये पॉइंट है और ये कंडक्टर है, तो इस पॉइंट और कंडक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है ये थीटा, इसका साइन पे डिपेंड करेगा। साइन पे ही क्यों लिया गया ये भी बताऊंगा, ठीक है। साइन पे क्यों लिया गया, तो देखिए तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा कंडक्टर और पॉइंट के बीच उसका साइन थीटा क्यों लिया गया, देखिए क्योंकि ये पॉइंट जैसे जैसे इधर आएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन पे क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू साइन जो होता है वो थीटा के साथ साथ बढ़ता है वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे साइन लिया गया, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है तो इसीलिए उसके साइन थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लास्ट जो 4 नंबर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड द पॉइंट। दैट मीन्स डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 1/r स्क्वायर, मतलब डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। यदि आर को बढ़ाएंगे, दूरी यहाँ से डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का कम होते जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यदि हम तो देखिए क्या क्या हो गया, फर्स्ट नंबर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहला करंट पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा उसका लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्ड नंबर उसका साइन थीटा का जो एंगल बनेगा उसका साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लास्ट जो था वो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम सबको एक साथ कर दे, सबको एक साथ लिख दे तो क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, टू राइट टुगेदर। तो ये जो अभी देखिए ये डीवी क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि लेंथ अभी छोटा है, इसलिए जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम बी कर देंगे उसको, ठीक है। हम अलग अलग शेप लेंगे और इसके बाद इसका यूज करेंगे, जो बायोट-सावर्ट लॉ है उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए अब यदि हम एक साथ सबको लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी बी क्या हो जाएगा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए आई, देखिए यहाँ पे आई, यहाँ डी एल, यहाँ साइन थीटा, तो सबको एक साथ लिख दिए और आर स्क्वायर नीचे था इसलिए नीचे में आर स्क्वायर हो गया। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, हम लोग सबको ही जानते हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो डी वी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस के का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, तो इस के का वैल्यू लिया गया जो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए इस के का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग लिया गया, जिस तरह से याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ में भी अलग अलग मीडियम पे भी डिपेंड करता था कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट कर पाएगा, उसी तरह यहाँ पर भी अलग अलग मीडियम का जो है उसका एक वैल्यू होता है जो लिया गया, ठीक है। देखिए क्या है, तो देखिए के जगह पर क्या लिया गया, ठीक है। तो देखिए तो डी जो है डी वी वो लिखा गया, देखिए के जगह पर μ0/4 लिया गया, μ0/4 इंटू यहाँ पर क्या था आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये आ गया फार्मूला 4k, देखिए 4k का वैल्यू क्या लिया गया, μ0/4, इसका वैल्यू जो होता है वो ये टोटल वैल्यू जो होता है 10⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁷ ऐसा यूनिट पे। देखिए ऐसा यूनिट क्या होता है ये भी बताता हूँ आपको। देखिए ये डीबी है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका यूनिट होता है टेस्ला, इसको आगे जाके बताएंगे, ठीक है। तो टेस्ला ये इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये एम्पी नीचे आएगा तो एम्पियर, और फिर ये लेंथ है तो नीचे आएगा तो फिर से वो मीटर, तो 1 मीटर काट देगा, है ना। तो टेस्ला ये हो गया मीटर और पर एम्पियर, और साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसा यूनिट पे ये वैल्यू होता है, ठीक है। आप लोग जान लें इसको, ऐसा यूनिट पे ये वैल्यू होता है। तो ये आ गया मेरा फाइनल फार्मूला। ये जो म्यू0 है, म्यू0 देखिए यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, ये आपके लिए नया टर्म है यार, म्यू0, ये म्यू0 इसको कहा जाता है परमिएबिलिटी। क्या कहा जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मान लीजिए कंडक्टर यदि वैक्यूम में है तो वो परमिएबिलिटी कहा गया है, जिस तरह से वहाँ से परमिटिविटी कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट को, इस तरह से यहाँ पर म्यू0 लिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस ये लिया गया है, ठीक है। इसका वैल्यू आप कितना कर सकते हैं, देखिए 10⁻⁷ 4 को उधर ले जाइए, तो 10⁻⁷ इंटू 4 और यूनिट तो वही होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसा यूनिट पे, ठीक है। तो ये आ जाता है वैल्यू।
तो ये जो है आ गया मेरा बायोट-सावर्ट लॉ का फाइनल फार्मूला। dv जो होता है वो क्या आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई अपन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे dl है ना, ये dl है, इसलिए यहाँ पर अभी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है dv छोटा है। जब ये dl इंटीग्रेट होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड b बन जाएगा, ठीक है। तो ये शेप अभी टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए अभी हम छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे हैं, अभी छोटा सा टुकड़ा, इस छोटे से टुकड़े के कारण हम निकाल रहे हैं ना। जब ये इंटीग्रेट होके बड़ा हो जाएगा तो आप वैल्यू ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए लेंथ l ले लेंगे, ठीक है। उसे सर्कुलर रहेगा तो 2πr ले लेंगे, तो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग हो जाएगा, वो बाद में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। वो वेक्टर फॉर्म क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए, इसलिए वीडियो पर बने रहे। आइए अब हम लोग जो है बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर से आपको डायग्राम बताता हूँ। देखिए ऐसा था कंडक्टर, ऐसा था, है ना। यहाँ पर क्या था, इससे करंट आई जा रहा था। अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, अभी ये कंडक्टर कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ा मेढ़ा है। अभी ये जो कंडक्टर वो कैसा है आपका, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो ये करंट जारी आई, यहाँ पर आप छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए जिसका लेंथ है dl। क्या है छोटा टुकड़ा, dl। यदि हम इससे कितना डिस्टेंस पर था, पॉइंट p यहाँ पर था, है ना, यहाँ पर ये क्रॉस था, ठीक है, ऐसा था। और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर था, डिस्टेंस है r और यहाँ पर एंगल है थीटा। तो यहाँ पर जो dl है, ये dl है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, है ना। dl का डायरेक्शन आपका इधर है और इस r का डायरेक्शन किधर है, तो r का डायरेक्शन आपका किधर है, इधर की ओर, ठीक है। r का डायरेक्शन आपका इधर है, ठीक है, इधर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है और ये r है, इसके बीच का अभी आया था आपका dv। देखिए dv देखिए क्या आया था, dv आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये था। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये आप r ऊपर भी इंटू कर दीजिए, नीचे भी इंटू कर दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए आई dl है और r देखिए इंटू कर दिए साइन थीटा, और नीचे में क्या है, और नीचे में भी r से कर दीजिए तो r क्यूब हो गया। ये ऊपर भी r से कर दिया, नीचे भी r से। अब देखिए आप ध्यान से कि आप यदि इसको घेर दीजिएगा, देखिए dl किधर है, dl का डायरेक्शन इधर है और r का डायरेक्शन इधर है, तो आप इस राइट हैंड को वेक्टर लॉ लगाइए, dl क्रॉस r। तो आप देखिएगा कि अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या ये सही है। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है ना। ऐसे यदि आप जाते हैं तो अंदर की ओर, मतलब कि अगर देखिए dl और r, ये dl और ये r दोनों के बीच का एंगल है थीटा और साइन थीटा आ रहा है। तो हम भी जब भी जानते हैं कि a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर, दोनों के बीच साइन थीटा है, ठीक है। और एन कैप यदि हम लगा दें तो हो जाता है a क्रॉस b, है ना। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आप एन कैप लगा दीजिए, है ना, एन कैप का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, इन दोनों के परपेंडिकुलर, dl और r के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो म्यू नॉट आई, देखिए इसको क्या लिखेंगे, dl क्रॉस r लिख देंगे, है ना, बाय r क्यूब। तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्यों वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये इधर वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का यदि क्रॉस करते हैं तो जो नया आता है वो भी क्या आता है, वेक्टर ही आता है, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और dl क्रॉस r हो रहा है, हमेशा यही होता है, dl क्रॉस मतलब उसका लेंथ और उसके जो डिस्टेंस है उसके दोनों के क्रॉस। मतलब यदि हम मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम यहाँ से देखें तो देखिए ध्यान से, dl का डायरेक्शन इधर है, r का डायरेक्शन इधर है, तो आप क्या कीजिए, dl क्रॉस r, देखिए dl क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, है ना। तो dl क्रॉस r लिया जाता है, ना कि r क्रॉस dl। ये प्रैक्टिकली मेजर किया गया है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते r क्रॉस dl, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उल्टा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो dl क्रॉस r ही होता है, ठीक है। dl क्रॉस आती है आपका आगे वेक्टर फॉर्म। तो इस वीडियो पे हम लोग सबका डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।